हे दोस्तों, मैं हूं उदल यादव और पिछली बार की तरह हम फिर से आ गए हैं आपके लिए 10th क्लास का चैप्टर लेके रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पिछले वीडियो में हमने देखा था रिफ्लेक्शन पूरी तरीके से कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, और उसके बाद हमने देखा था कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, स्पेरिकल जो अपने मिरर्स रहते हैं उनकी अच्छे से स्टडी करी थी। इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं उसको हम एक बार लिस्ट कर लेंगे। इस वीडियो में हम सबसे मेन चीज जो देखने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद जो हम देखने वाले हैं वो है मैग्निफिकेशन। फिर मैग्निफिकेशन के बाद हम देखेंगे रिफ्रैक्शन, फिर मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन के साथ साथ हम देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन के दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और इससे भी पहले हमारा जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक हमें इससे पहले स्टडी करना है वो है साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर्स। साइन कन्वेंशंस ऑफ मिरर्स। तो ये हमारे आज के मेन टॉपिक्स होने वाले हैं जिस पे हम बात करेंगे, और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो टोटली लेंस पे होने वाला है, जो कि रिफ्रैक्शन का ही पार्ट होता है। और अभी फिलहाल हम इन सारी चीजों पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम लोग आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक के ऊपर। पहला टॉपिक जो है हमारा वो होने वाला है साइन कन्वेंशन ऑफ स्पेरिकल मिरर्स। साइन कन्वेंशंस ऑफ स्पेरिकल मिरर्स। तो साइन कन्वेंशन ऑफ स्पेरिकल मिरर्स होता क्या है, तो पहले अपन इसको समझते हैं। साइन कन्वेंशन कोई भी चीज को अपन डिफाइन करना कि पॉजिटिव किस डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव किस डायरेक्शन में होगी। जैसे हम डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस आपने 9th में पढ़ा होगा। डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, आगे की साइड जा रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस का एक अलग जो टर्म होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट पे हम क्या करते हैं, हम अगर आगे की डायरेक्शन में जा रहे हैं अपने से आगे, तो हम ये मान लेते हैं कि वो हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन, और पॉजिटिव डायरेक्शन में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो ऐड होता चला जाएगा। और नेगेटिव डायरेक्शन किसको मान लेते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन। उसके अपोजिट डायरेक्शन मान लीजिए ये अपना डायरेक्शन है, इसको अपन ने मान लिया पॉजिटिव, इसको अपन ने मान लिया नेगेटिव। यहाँ हम खड़े हैं, अब यहाँ से हम कहीं भी जाते हैं, हम इधर जाएंगे तो ये माना जाएगा पॉजिटिव। मान लीजिए हम 10 मीटर इधर चल लिए तो ये 10 मीटर हो जाएगा, लेकिन अगर हम इधर 7 मीटर इधर चल लिए तो इसमें से माइनस हो जाएगा, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से 7 मीटर आया, यानी कि इस जगह आ गया। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, और लेकिन डिस्टेंस कितना कवर किया हमने, 10 + 7 17 मीटर का हो गया अपना डिस्टेंस, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पे बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है, हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पे बात नहीं करते हुए हमें बात करनी है यहाँ पे साइन कन्वेंशन ऑफ स्पेरिकल मिरर्स पे। अब साइन कन्वेंशन ऑफ स्पेरिकल मिरर्स के लिए हम पहले ले लेते हैं किसी भी एक स्पेरिकल मिरर को। हम एक स्पेरिकल मिरर जो लेंगे उसी के रेस्पेक्ट में सारे साइन कन्वेंशन देखेंगे। जैसे कि यह हो गया अपना कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये अपने इसको कर दी पॉलिशिंग, ये पॉलिशिंग हो गई। ये बना दी हमने प्रिंसिपल एक्सिस। कॉनकेव मिरर के बारे में जिसने नहीं पढ़ा है वो हमारी पिछली वीडियो अच्छे से देख ले, क्योंकि पिछली वीडियो में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, उनकी इमेज फॉर्मेशन के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, तो ये हो गई अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, उसके लिए अपन ने और चीजें क्या डिस्कस करी थी कि ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं पोल।
जो कि मिरर का मिड पॉइंट होता है और यहीं से प्रिंसिपल एक्सिस भी पास करती है। ये हो गया पोल। फिर अपने पास होता है एक फोकस पॉइंट। फोकस क्या होता है? फोकस मान लीजिए ये हमारा जो सेंटर है, ये सर्कल को हम जब पूरा कर देते हैं स्पेरिकल मिरर के, तो ये जो सेंटर होता है इसका, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो सेंटर होता है, इस सेंटर का जो रेडियस है, उस रेडियस का जो आधा डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, तो फोकस को इस तरह से डिफाइन किया जाता है और ये हो जाता है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए ताकि साइन कन्वेंशंस में आपको आसानी रहेगी। अब इसमें पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम उसमें आगे देखेंगे कि साइन कन्वेंशंस में उनका क्या रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक आता है वेरिएबल u, स्मॉल u। ठीक है, अब u क्या होता है इसको भी अपन देखेंगे। एक होता है v क्या होता है ये भी अपन देखेंगे। एक चीज होती है अपनी h भी देखेंगे और h डैश भी देखेंगे। तो अपने को मेन साइन कन्वेंशन जो है वो इन चारों वेरिएबल्स के ऊपर रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको कि इनमें क्या साइन कन्वेंशन रहने वाले हैं और इन सब का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होने वाला। इसको अपन रब कर लेते हैं। सॉरी, ये सब अपन देख चुके थे पहले ही। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है, इमेज फॉर्मेशन, सारी चीजें। तो अब अपन आ जाते हैं, ये रहा अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ से हमें देखना साइन कन्वेंशंस। अब देखिए साइन कन्वेंशंस की जरूरत क्यों है हमें। साइन कन्वेंशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब हम मैग्निफिकेशन को पढ़ेंगे तो वहां पे हमें बहुत सारी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। तो मैग्निफिकेशन जब पढ़ा जाएगा या उसके आगे आपको कोई डिस्टेंस, किसी ऑब्जेक्ट को की हाइट निकालने को दे दिया कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट बताइए, या फिर बताइए जो इमेज आपने फॉर्म करी है वो यहाँ पे फॉर्म हुई है, अब उस इमेज की हाइट बताइए। तो ये सारी चीजें हमें देखने के लिए साइन कन्वेंशन की जरूरत लगेगी। ठीक है, तो हम इसको मिटा लेते हैं और अपन चलते हैं साइन कन्वेंशन की तरफ। तो पहला साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, पहले हम देखेंगे यू क्या होता है। यू होता है, मान लीजिए कल हमने जो देखा था उस हिसाब से एक ऑब्जेक्ट हमने रखा, ये मिरर के सामने, मान लीजिए आप, ये मैं खड़ा हो गया यहाँ मिरर के सामने। ठीक है, अब मैं मिरर के सामने खड़ा हुआ तो मेरी मिरर में कहीं ना कहीं कोई इमेज भी बनेगी। अब हमने क्या देखा था, मान लीजिए हम इसको यहाँ खड़ा करते हैं ताकि आप पिछला कल का कंसेप्ट भी रिवाइज कर लेंगे। हम इसको सी पे खड़ा करते हैं। तो जब हम इसको सी पे खड़ा करते हैं, ये मैं खड़ा हो गया सी पे, ठीक है, ये मैं खड़ा हूँ सी के ऊपर। तो अब मेरी कुछ हाइट होगी, ये मेरी हाइट है। ठीक है, ये जो हाइट होती है इसको हम बोलते हैं h को हाइट ऑफ, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको दिखाई दे जाएगा, h को हम बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, ये ऑब्जेक्ट हूं मैं। ठीक है, मैं खड़ा हूं इस जगह सी पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे है मेरी कुछ हाइट जिसको हमने बोल दिया h। अब क्या करेंगे, अब मेरी कहीं इमेज बनेगी। इमेज कैसे बनेगी, हमने कल देखा था। एक तो अपन यहां से ऐसे जाएंगे और उसके बाद जब भी कोई पैरेलल लाइट, जब भी पैरेलली स्पेरिकल मिरर पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से गुजरती है। ये हम कल देख चुके हैं। ठीक है, ये फोकस से गुजर गई। अब नेक्स्ट चीज क्या देखेंगे, एक हम यहाँ से लाइट रे जा रही है जो फोकस से ही होती भी जाती है। ठीक, अब जब फोकस से होके जाती है लाइट, तो हमने कल क्या देखा था, जब फोकस से होके लाइट जाती है तो वो पैरेलली निकल जाती है। यहाँ से कैसी निकल जाती है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब ये हम जा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहाँ से रिफ्लेक्ट कराएंगे इसको। ये हमने करा दिया रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब जिस जगह पे रिफ्लेक्टेड रेज मिलती है, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जिस जगह पे मिलती है वहां पे अपनी बनती है इमेज। अब मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा था सी पे, थोड़ा सा ज्यादा आगे एक्सटेंड कर दिया अपन ने, इतना नहीं जाएगा ये। अब मैं कहाँ खड़ा हूँ, सी पे खड़ा हूँ मैं, यहाँ भी है, चलो मैं सी पे खड़ा हो गया। ठीक है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे आई वो यहाँ आके मिल जाएगी। ठीक है, और मेरी इमेज कैसी बनेगी, कैसी इमेज बनेगी मेरी सर इधर दिखेगा, मेरे हाथ इधर दिखेंगे और मेरा पैर ये वाला ऐसा और ये वाला ऐसा। ठीक है, तो इमेज कैसी बन रही है मेरी, उल्टी इमेज बन रही, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। हमें ये सब नहीं देखना, ये सब हम कल देख चुके हैं। रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल।
मेन चीज क्या है, यहाँ पे अब मेरी एक हाइट आई होगी, इमेज में कुछ और हाइट भी तो दिख सकती है। यहाँ तो हमने सी पे रखा, सी पे हाइट सेम होती है, लेकिन मान लीजिए हम कहीं और रखते हैं, उसको भी हम उस केस को देख लेंगे। कहीं और रखा तो अब मेरी हाइट क्या होगी, एच डैश। तो एच डैश जो होती है वो क्या होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगली चीज क्या आती है, अगली चीज ये आ जाती है कि भैया हम खड़े हैं, मिरर से कितना दूर खड़े हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो मिरर से हम कितना दूर खड़े हैं ये पता करने के लिए हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, किसका, ऑब्जेक्ट का। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द पोल, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं यू। ठीक है, क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल, ये क्या हो गया अपना, u हो गया। v को अपन थोड़ा सेपरेट करके लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या आती है, अब हमारी इमेज बनी, इमेज भी जितनी दूर हमारी इमेज बनी है इस मिरर से, उसको हम बोलते हैं क्या, v। क्या हो गया इसका मतलब, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द पोल। ठीक है, इमेज और इससे मतलब यहां से दूरी जो है, पोल से दूरी। तो ये क्या हो गया अपना, डिस्टेंस, अपन ना v को इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, ये आ गया v। v क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल। तो ये अपना क्या हो जाता है, v हो गया। अब इसमें साइन कन्वेंशंस, मेन चीज जो आती है वो मैं बता देता हूं। जब भी हम स्पेरिकल मिरर से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो इस डायरेक्शन को हम मानेंगे पॉजिटिव। ठीक है, जब भी इस मिरर से हम लेफ्ट साइड में कोई भी चीज कैलकुलेट करें कि भाई ये कितने डिस्टेंस पे खड़ा है, जो अपना मैं ये मैं खड़ा हूं, मैं कितने डिस्टेंस पे खड़ा हूं, मान लीजिए यहाँ से लिखा है कुछ 10 मीटर, मैं 10 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हूं, तो 10 मीटर कैसा रहेगा, पॉजिटिव साइन देगा। ठीक है, अब मान लीजिए मेरी इमेज यहाँ पे बनी है, मेरी इमेज भी यहाँ पे 10 मीटर पे बनी है। ठीक है, तो ये भी कैसा साइन देगा, पॉजिटिव साइन देगा। लेकिन कोई मेरे से बोले कि हाइट मेरी कितनी थी बिगर रिफ्लेक्शन के, भैया ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी, हाइट कितनी थी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की हाइट यहाँ पे आएगी पॉजिटिव डायरेक्शन में। मान लीजिए मेरी हाइट है, जैसे मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंच। ठीक है, ये है पॉजिटिव में, उतनी ही सेम हाइट की इमेज बन रही है अपनी। तो इमेज जो है, इमेज कहाँ पे बन रही है मेरी, इमेज बन रही है नीचे। तो जो इमेज, हाइट ऑफ इमेज जो होता है वो क्या रहता है, हाइट ऑफ इमेज अपना, अपन ने क्या देखा है, हाइट ऑफ इमेज होता है अपना v, नहीं सॉरी, हाइट ऑफ इमेज होता है अपना h डैश। ठीक है, तो h डैश जो है उसको हम नीचे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब इसमें सेकंड का साइन कन्वेंशन क्या हो जाता है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी चीजें कैलकुलेट होगी हाइट, वो क्या रहेगी, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ जो भी चीजें कैलकुलेट होगी वो क्या रहेगी, नेगेटिव। तो मान लीजिए अपने पास h डैश है, तो ये जो h डैश है यहाँ पर मेरी हाइट हो जाएगी कितनी, 5.7, लेकिन कितनी, नेगेटिव में, 5 फीट 7 इंच इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, इसको हमने क्योंकि पॉजिटिव माना है ऊपर की साइड को, और नीचे की साइड को हमने क्या माना है, नेगेटिव माना है। और अपन जब इस तरफ को आते हैं लेफ्ट साइड में अपने, ठीक है, तो वो हो जाता है पॉजिटिव डायरेक्शन, किस लिए, डिस्टेंस के लिए, कि भैया ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है। और जब हम राइट साइड को चले जाएंगे, मान लीजिए हम मिरर के इस साइड पे, जैसे कि वर्चुअल जो अपनी इमेज बनती है, तब अपनी आएगी नेगेटिव इमेज। ठीक है, इस साइड पे पॉजिटिव, इस साइड पे नेगेटिव। इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट करते हैं, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, तो अब आ जाते हैं अपन अगले टॉपिक पे। देखो, अगले टॉपिक पे बढ़ने से पहले ना अपन एक चीज देख लेते हैं, वो चीज क्या है, मिरर्स फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है, हाँ पता होगा तुम लोगों को, पता है मुझे। मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं अपन सबसे पहले। तो अपने पास मिरर फॉर्मूला आ जाता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, अब f क्या होता है ये तुमको पता है, फोकस होती है। u क्या होता है, u होती है हाइट ऑफ, सॉरी u होता है
डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल। ठीक है, और वी क्या होता है, वी भी पता तुम लोगों को, अभी बताया क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ये क्या होती है, फोकस, ये तो बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। तो ये हो गया अपना मिरर्स फार्मूला। इसको आपको अप्लाई करना है, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर, तो वो आपको इनसे समझने हैं। कुछ भी नहीं करना है, उसके अंदर अपने को या तो ये दे रखा होगा या तो ये दे रखा होगा और ये पूछा होगा। ठीक है, या तो ये और ये दे रखा होगा और ये पूछा होगा। ठीक है, इतना कर सकते हो ना, मतलब फॉर्मूले में लगा लोगे ना, एलसीएम एलसीएम लेना तो आता ही होगा, फिजिक्स का टीचर हूं मैं, मैथ्स का नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं अपन मिरर्स फार्मूला अपना हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। मिरर्स फार्मूला हो गया है अपना कंप्लीट, और यहाँ पे अपना रिफ्लेक्शन का जो पार्ट था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। वैसे तो कल ही हो गया था, पर क्या है, ये मेन चीजें थी कुछ जो रिफ्लेक्शन में बची हुई थी, साइन कन्वेंशंस ऑफ मिरर। और यहाँ पे अब अपन आते हैं मैग्निफिकेशन। अपनी जो अगली हेडिंग है वो क्या रहेगी, मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं मैग्निफिकेशन के ऊपर। मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखो मैं आपको ना मैग्निफिकेशन वैसे तुम लोगों को पता है, लेकिन क्या है ना, मैं आप तगड़ी से एक डेफिनेशन लिखूंगा जिससे तुमको और क्लियर हो जाएगा, और नहीं होगा तो मैं हूं ना फिर। मैग्निफिकेशन क्या होती है, मैग्निफिकेशन इज, ऊपर लिखा है, मैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस बताओ, प्रोसेस की स्पेलिंग नहीं आ रही सर को, बच्चे बोलेंगे कैसे टीचर है। ठीक है, मैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस टू मेक एनीथिंग लार्जर टू मेक एनीथिंग एपियर। एक वर्ड यहाँ पर जो सबसे जरूरी है वो है एपियर लार्जर विदाउट चेंजिंग इट्स फिजिकल साइज और स्टेट। ठीक है, क्या होता है, पहला डेफिनेशन, इट इज द प्रोसेस टू मेक एनीथिंग एपियर लार्जर विदाउट चेंजिंग इट्स फिजिकल साइज या स्टेट। ठीक है, अब मैं बताता हूँ होता क्या। मैग्नीफाइंग ग्लास देखा सबने, देखा ही होगा, आग लगाई होगी बहुत, पन्ने फाड़ फाड़ के तुम लोगों ने। ठीक है, कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, मान लो कि ये अपन ने यहाँ पर कोई चींटी रख दी है। ठीक है, चींटी बहुत बड़ी हुई है पर चींटी है। ठीक है, तो चींटी है, इस चींटी को यहां से जब देखोगे तुम तो ये ऐसी दिखाई देगी, इतनी बड़ी। ठीक है, लेकिन क्या अपन ने उस चींटी का साइज चेंज कर दिया, नहीं, वो उसको अपन ने सिर्फ एक मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से बड़ा दिखा दिया। ठीक है, हमने देख लिया भाई चींटी है, इसके पैर वेर गिन लिए अपन ने कितने क्या होते हैं। तो इस तरीके से, तो ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है ये क्या करता है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आप समझो क्या, मैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस टू मेक एनीथिंग एपियर लार्जर विदाउट चेंजिंग इट्स फिजिकल साइज और स्टेट। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल चीज थी, है ना, एकदम सिंपल चीज। तो अब चलो सिंपल चीज को अपन थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं। क्या होता है, एक और डेफिनेशन होती है। अब डेफिनेशन देखो, मैग्निफिकेशन इज, इसको मिटा लें थोड़ा ताकि अपनी डेफिनेशन पूरी आ जाएगी। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है ये लिख लेते हैं अपन। मैग्निफिकेशन इज द रेशो ऑफ height of image to the height of object। हाँ, क्या बोलते हो, हो गई डेफिनेशन, ये हो गई। एक सेकेंड,
ये हो गई एक डेफिनेशन और ये हो गई दूसरी डेफिनेशन। ये वाली तो आ गई थी समझ में। अब ये वाली सॉरी ये क्या लिख दिया, चलो बताते हैं। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। रेशियो पता है, ये लिखा अपन ने मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन यहाँ पे ये भी लिख देता हूं, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। ये स्मॉल लिख मत लेना गधो, स्मॉल एम, ठीक है। अब क्या आ जाता है, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। तो ये हमने लिख लिया स्मॉल एम। क्या बोल रहे डेफिनेशन, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, तो ये लिख लिया अपन ने हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। अपन ने देखा साइन कन्वेंशन में हाइट ऑफ इमेज के लिए एक वेरिएबल जो कि था h डैश, ठीक है। ये हो गया अपना हाइट ऑफ इमेज। अब इसको अपन ने एक लाइन खींची। अब रेशियो किसके रिस्पेक्ट में, दूसरा भी तो एक होगा ना वेरिएबल, क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए भी एक वेरिएबल था, क्या था, h, ठीक है। अब अपन इसको ना एक ये यहाँ पे सेपरेट करके लिख लेते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, ठीक है। समझ में आ रहा है, डेफिनेशन भी क्लियर हो गई, फॉर्मूला भी क्लियर हो गया, समझ आ गया मैग्निफिकेशन। कोई दिक्कत तो नहीं। मैग्निफिकेशन भाई क्या होता है, मैग्निफिकेशन किसी छोटी चीज को मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से बड़ा करके देखना, ठीक है, उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाइंग ग्लास ही नहीं, वो कोई सा भी आपका जो अपना होता है ना माइक्रोस्कोप, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया को देख लेता है, वो भी क्या होता है, मैग्निफिकेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इतना नोट करें, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तो इतना कर लिया, अब मैं रफ कर दूं। चलो रफ करने से पहले एक जो चीज बच गई है वो भी देख लेते हैं अपन, फिर रफ करेंगे। यहाँ बॉक्स बना लेता हूँ मैं एक, और उसके बाद फिर अपन देख लेंगे उसको। तो इसके अंदर क्या जाता है, अपनी एक चीज जो बची है वो है इसका फॉर्मूला। अब फॉर्मूला तो हमने देख लिया, तो एक फॉर्मूला और होता है वो भी लिख लो, क्योंकि उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि अगर तुमको डिस्टेंस पूछ ली, डिस्टेंस दे दी ऑब्जेक्ट या इमेज की, तो वैसे कैसे निकालेंगे, इसलिए तो ये पहले तो अपन ने एक फॉर्मूला जो लिखा है ये तो रहेगा ही सही, ठीक है। और इसी का इक्वल्स टू करके लिखेंगे अपन क्या, माइनस वी अपॉन यू। माइनस वी क्या होता है, माइनस वी छोड़ो, वी क्या होता है, वी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल। ये देख चुके हैं अपन, इसको ऐसे लिखने की जरूरत लग नहीं रही है मुझे, सबको पता है अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद v क्या होता है, u क्या होता है, u होता है डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल, ठीक है। अब मान लो आपने बोला सर ये इसको इक्वल्स टू में इसे लिख दिया, इसको यूज कैसे करना है। अब या तो तुमको कोई ये दे दे और ये दे दे तो मैग्निफिकेशन निकाल दो, कोई मैग्निफिकेशन दे दे और फिर पूछे कि तुम ये निकाल दो, क्या बोलते हैं, अपनी डिस्टेंस निकाल दो इमेज का, कहाँ से निकाल दो, पोल से, तो आप निकाल सकते हो। अब ये तो हो गया, ठीक है। अब मान लो आपको किसी ने ये दे दिया, ये दे दिया और ये भी दे दिया, और फिर ये पूछ लिया, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो और इसमें वैल्यू निकाल दो। किसी ने ये पूछ लिया, यू पूछ लिया आपसे, और ये तीनों चीज दे रखी है, सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो इसलिए था ये दूसरा वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को आप नोट कर लो, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन अपना हो चुका है पूरा। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं अपना अगला टॉपिक, और अगला टॉपिक है अपना रिफ्रैक्शन। यहाँ पर डाला हुआ, पर मैं फिर से एक बार लिखूंगा ताकि आपको नोट्स में ये पता रहे कि अपन पढ़ क्या रहे हैं। ऊपर तो चैप्टर का नाम है ही सही, या था अपना रिफ्रैक्शन। अब बताओ रिफ्रैक्शन होता क्या, रिफ्लेक्शन तो पढ़ लिया था, ठीक है। अब आते हैं अपन रिफ्रैक्शन पे। रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो देखो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि चलो बना के बता देता हूँ पहले आपको, पहले उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद उसको समझा दूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन, यहाँ पे देखो अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं जल्दी से। रिफ्रैक्शन is the
phenomena sorry, to change the direction of light. Refraction is the phenomena to change the direction of light when it passes through the transparent medium to another. हाँ सर, ये क्या लिख दिया इतना बड़ा का, देखो मैं समझा देता हूँ आपको। रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, फिनोमिना चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ये जा रही ये चली गई। ठीक है, ये भी एक तरह का रिफ्लेक्शन हो गया है ना। ऐसे नहीं होता है, रिफ्लेक्शन हो जाएगा किसी सरफेस से अगर लाइट पलट के आ गई तो। तब बताओ क्या होता है, मैं बताता हूँ। ठीक है, रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर मीडियम। अब देखो, पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। कभी अपनी जो टंकी रहती है, ठीक है, टंकी देखी सबने जिसमें पानी भरता है, तुम्हारे घर पे होगी, छत पे रखी होगी। वो जो टंकी होती है उसके अंदर यहाँ पानी भरा हुआ है। अब तुमसे बोला कि जाओ टंकी देख के आओ दौड़ के फटाफट, तो तुम टंकी देखने जाते हो कि भैया कितनी भरी है और कितनी भर चुकी है। ठीक है, तुम टंकी देखने गए, तुमने यहाँ से झांका, ठीक है, अब यहाँ से तुमने झांका तो तुमने क्या नीचे देखा कि भाई टंकी है इतनी खाली या इतनी भरी। चलो छोड़ो, हम उस पर नहीं आते हैं, यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं मैं। यहाँ पे हमें ये देखना है, अब जब आप टंकी देखते हो तो टंकी की जो सरफेस रहती है वो बहुत ही पास दिखती है। कभी देखा, एकदम पास दिख रही है। इस चीज को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, और बेहतर आपको एग्जांपल देता हूं मैं। आपने कभी ऐसे बाल्टी में पानी भरा रखा हो, ठीक है, नहीं करके देखा हो तो अभी करना। एक कांच का गिलास लेना, अपने सामने रखना, उसमें लेना है अपनी पेंसिल या पेन, ठीक है, और उसको उसके अंदर डुबा देना। जब अंदर डालोगे तो क्या होगा, वो जाएगा तो सीधा, लेकिन जब आप देखोगे ना उसको इस जगह से, ये यहाँ से सामने से देखोगे, आपने डाला यहाँ से, वो आपको दिखेगा यहाँ ऐसा कुछ, ऐसा टिल्टेड, कि भैया ये क्या हो रहा है। फिर तुम सोचोगे यार ये क्या हो रहा है। ऊपर से देखोगे तुम, तुम्हारी पेंसिल गई थी ऐसी नीचे की साइड पे और तुमको दिख कैसी रही, ऐसी। ठीक है, तो ये जो दिखने का फॉर्म वो होता है अपना फिनोमिना, इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। आगे देखते हैं अपन रिफ्रैक्शन को थोड़ा और क्लैरिटी के लिए। ठीक है, तो ये तो अपने को एग्जांपल से समझ आ गया कि भैया रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन हमको क्या काम है इसका। ठीक है, बताते हैं। ये वाली लाइन का क्या मतलब है मेन, तो ये व्हेन इट पासेस थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। ठीक है, अब लाइट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रही होती है, वो अपनी आंखों तक पहुंचती है। मान लो ये कोई बॉल पड़ी है, उसकी जो लाइट अपनी आंखों तक पहुंचती है, तभी वो बॉल को अपन देख पाते हैं। ठीक है, उसके कलर्स अपनी आंखों तक पहुंच पा रहे हैं, तब वो दिखाई देती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट की अपनी एक लाइट होती है। ठीक है, आगे क्या है, अब अपन आगे देखते हैं। इसको हटा देते हैं, बॉल से क्रिकेट नहीं खेलना अपने को। मेन चीज पे आ जाते हैं कि हमने जब देखा कि भाई हमारी पेंसिल जो है हमने ये ग्लास के अंदर डुबाई, तो वो ऐसी ऐसी दिखने लग गई, सीधी गई थी अंदर और दिख रही है ऐसी। तो क्या हो रहा है कि जब ऑब्जेक्ट को पानी में डाला तो उसका हो गया मीडियम चेंज। मीडियम कैसे चेंज हो गया, ये अपना मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या था अपना, एयर, या फिर अपन इसको फिजिकल टर्म में ले लेते हैं वैक्यूम। ठीक है, क्योंकि हम सारी चीजें जो स्टडी करते हैं फिजिक्स में, वैक्यूम मान के चलते हैं या एयर मान के चलते हैं। और इनका चलो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, जो भी चीज है आगे। अब नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है, ये जो हो गया, ये मीडियम क्या हो गया, एयर से वाटर। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम बोल दिया। बोले कुछ बच्चे आ जाएंगे, बोलेंगे सर ये पानी भी तो ट्रांसपेरेंट होता है। हाँ होता है ना,
पानी भी ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन पानी की डेंसिटी अलग होती है, सब कुछ चीजें उसमें देखनी पड़ती है। तो वो चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे आगे कि किस बेसिस पे हमने बताया कि भाई एयर को मान लिया है और उससे कोई भी लाइट दूसरे किसी मीडियम में जा रही, पानी में जा रही, तेल में जा रही है, तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी। बताते हैं। अब मान लो क्या होता है रिफ्रैक्शन के अंदर, हमने ये सब देख लिया, एग्जांपल बहुत सारे हो गए। अब जो मेन चीज तुमको पढ़ने की वो है ये ग्लास स्लैब। तो तुमको कराया जाएगा अभी एक्सपेरिमेंट, अभी तुम्हारे एग्जाम्स आएंगे, उसमें प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में तुमको एक एक पेपर लेके जाएंगे, उस पर ग्लास स्लैब रखेंगे, फिर एक साइड पेंसिल रखेंगे, फिर दूसरी साइड से उस पेंसिल को मार्क करेंगे कि भैया यहाँ से कैसी दिख रही है और यहाँ से कैसी दिख रही है। तो उसका मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होगा रिफ्रैक्शन में। ये अपना ग्लास स्लैब है, एक ग्लास की छोटी सी ईंट, ठीक है। जब छोटी सी ईंट जो है ग्लास की, उसके अंदर यहां से गई लाइट, ठीक, कहां से गई, ये गई लाइट, ठीक है। ये था अपना मीडियम एयर, ये अपना मीडियम क्या है, ग्लास। एयर में से डिफरेंट मीडियम में लाइट जा रही, जैसा डेफिनेशन में बोला, ठीक है। अब क्या होगा, एक बना लेते हैं हम नॉर्मल। नॉर्मल आपको पता है, मैंने बताई थी, एक सीधी सी होती है लाइन, जो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल, जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। ये बन गई नॉर्मल। अब क्या होगा, वैसे तो ये लाइट कैसी जानी थी, ऐसी चली जानी थी, जैसे जा रही है सीधी की सीधी। पर जब मीडियम चेंज हुआ तो ये ऐसी नहीं गई, और क्या हुआ, ये लाइट यहाँ पे थोड़ी इधर को टिल्ट हो गई, पूरी सीधी नहीं हुई, देखो थोड़ी सी टिल्ट हो गई, ठीक है। तो ये जो बेंडिंग होती है, ये जो बेंडिंग हो रही है यहाँ पर लाइट की, बेंडिंग ऑफ लाइट, ये किस वजह से हो रही है, ये बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। और यही है हमारा मेन टॉपिक। अब रिफ्लेक्शन बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसके अंदर मतलब ऐसा ना कि सब कुछ पढ़ना पड़ता, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तो अपन चलते हैं, इसको आगे स्टडी करते हैं कि आगे हमें रिफ्लेक्शन में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसको अभी नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। तो अब हमने रिफ्लेक्शन देख लिया, अब अपन एक चीज और स्टडी कर लेते हैं इसमें, ग्लास स्लैब को थोड़ा सा। ये अपना आ गया है ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में होता है क्या है, जब हमें एक्सपेरिमेंट कराया जाता है तो हम देख भी रहे होते हैं एयर के मीडियम से, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी एयर के मीडियम में होता है। तो वहां होता है क्या, एक बार इसको समझ लेते हैं अपन। ये अपनी लाइट आई, ठीक है। जब आप ग्लास पे लाइट मारोगे, ये अपना बन गया नॉर्मल। ये जो लाइट है वो यहाँ पे बेंट होगी इस तरीके से, ऐसी जाएगी, जानी चाहिए थी ऐसी, लेकिन गई नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से फिर लाइट क्या होगा, जानी चाहिए थी सीधी, ऐसी जैसी जा रही है, लेकिन जाती कहाँ है, वापस ऐसी, ठीक है। तो ये जो ग्लास स्लैब है, इसका फिनोमेना कुछ इस तरीके से होता है। तो इसका ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे इसका हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अभी भी बराबर ही है, जो कि हमने पढ़ा था किस चीज में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बीच में एंगल चेंज होता है, जहां पे ये नॉर्मल से अपना एंगल क्या हो गया यहाँ पे रिफ्लेक्शन का, जब यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो इसको अब अपन अगले उसमें पढ़ेंगे। तो ये अपना हो गया ग्लास स्लैब। इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि ग्लास स्लैब में क्या होता है। ये आपको जब अपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट कराएंगे तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या चीज है, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे, आगे स्टडी करते हैं इसको। सॉरी। तो अब अपन रिफ्रैक्शन जैसे कि अपना है, ठीक है। अब इसमें अपन दो चीज देखेंगे। पहली चीज हो जाएगी अपनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, सॉरी, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन के भी दो लॉ होते हैं। पहला लॉ पहला लॉ थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है किससे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो सेकेंड लॉ है वो उस तरीके का है। कैसा है कि द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एंड द refracted ray all lie in same
प्लेन, ठीक है। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और भी इसमें चीजें रहती है जैसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, वो भी सब सेम प्लेन में। कैसे? ये अपना ग्लास स्लैब, ये अपनी इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्ट हुई, ये रिफ्रैक्ट हुई, ये अपनी बन गई है नॉर्मल, और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या होगा इसके अंदर, ये पूरा का पूरा डायग्राम जो है, या पूरा का पूरा, जब आप इसको एक पेपर के ऊपर देखना आप करोगे तो आपको पता लगेगा पेपर का जो प्लेन है, ये सब सारी चीजें, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारी चीजें कहाँ पे लाई कर रही है? ये सारी चीजें लाई कर रही है एक सिंगल प्लेन के अंदर, ठीक है। तो ये कहता है अपना फर्स्ट लॉ, ठीक है, समझ में आएगा। अब अपन चलते हैं सेकेंड लॉ की तरफ। सेकेंड लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ आपने देख लिया है, ठीक है। अब अपन चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, लॉ नंबर सेकेंड। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ, इतने ऑफ सर, ऑफ वाला लॉ ये, ठीक है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is constant। क्या बोल रहा है लॉ? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। ये होता है कांस्टेंट, समझ लेना। अब इसका अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो गया अपना साइन आई। साइन आई क्या हो गया? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो भी एंगल है वो, फिर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया अपना? रिफ्रैक्शन अपन ने बताया था ग्लास स्लैब बता के, ये जो है, ठीक है, ये ऐसे जाएगी और फिर ऐसे जाएगी, और ये अपनी जो नॉर्मल है, नॉर्मल से ये जो एंगल है, ठीक है, इंसिडेंस, और ये जो एंगल है नॉर्मल से, ठीक है, ये यहाँ पे अपन नीचे आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इन दोनों का जो रेशियो है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे अपन साइन ऑफ आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। बस ये अपना था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों लॉज ये थे। अब इसके आगे अपन चलते हैं और अगले टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं। हाँ, तो रब करने से पहले ना मैं एक चीज और बता देता हूँ कि इसी लॉ को, ये जो है, इसी जो अपन ने लिखा है साइन ऑफ साइन आई बाय साइन आर, इसको अपन एक नाम और से जानते हैं, ये है स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये आ सकता है आपको किसी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो यह स्नेल्स लॉ क्या होता है, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए, या तो फिर आपसे पूछ लिया है कि साइन आई बाय साइन आर, इसे हम किस लॉ के नाम से जानते हैं, तो इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। आप इसको कर लीजिए, तो अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा जो लास्ट टॉपिक है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, और इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम अगले आने वाली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द मेजर, इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं अपन, द मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, the measure of bending of light when
it passes through one medium to another मीडियम। कुत्तों के भौंकने की भी आवाज आएगी अभी वीडियो में, ठीक है, तो थोड़ा सा झेल लेना। ये होती है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? द मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू द वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। कैसे? देखिए, जैसे ग्लास स्लैब अपन ने देखा, ये ग्लास स्लैब है, यहाँ से लाइट गई, यहाँ से लाइट ऐसे बेंड हुई थोड़ी सी, और फिर यहाँ से। अब ये देखना है कि भैया जब लाइट जब थी, ठीक है, लाइट हमारी जो एयर में थी, जब एयर मीडियम में थी, और ये गई अपनी ग्लास के मीडियम में, वाटर का ले रहा हूं, ग्लास के मीडियम में जब लाइट गई, तो ग्लास के मीडियम के अंदर जाने के बाद वो कितनी बेंड हुई? यहाँ पे वो कुछ और एंगल था उसका, इंसिडेंट एंगल, और यहाँ पे अंदर कुछ और एंगल ले लिया, रिफ्लेक्टिव एंगल अलग हो गया उसका, ठीक है। तो ये इसकी हमें मेजरमेंट जो करनी है, द मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, कितनी लाइट, हाउ मच इज अ लाइट बेंड व्हेन इट पासेस थ्रू द वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो इसको हम बोलते हैं क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? चलिए इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन इसको रब करते हैं। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अपना आखिरी चल रहा है उसका फॉर्मूला भी देख लेंगे, और उसको अपन थोड़ा सा आगे स्टडी कर लेंगे कि भैया उसके लिए क्या वेरिएबल यूज होता है और किस तरीके से उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। नोट कीजिए। तो देखो, अब अपन देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था? हम उसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरीके से वो डिफाइन होता है। मान लीजिए ये अपना ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब पर ही पूरी रिफ्रैक्शन की कहानी चलती है, वरना फिर लेंसेज पे चलती है, और लेंसेज अपन अभी पढ़े नहीं है। लेंस हम पढ़ेंगे अगले आने वाले चैप्टर में, मतलब अगले आने वाले लेक्चर में, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ से गई अपनी लाइट इसके अंदर, यहाँ हुई थोड़ी सी बेंट, और यहाँ से फिर ऐसी निकल गई। ये हो गया भैया अपना रिफ्रैक्शन खत्म, इतना ही है रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब जब रिफ्रैक्शन हुआ तो क्या है, ये एक मीडियम है एयर का, तो इसको अपन ने मान लिया मीडियम 1, और ये जो ग्लास वाला मीडियम है, ठीक है, इसको अपन ने मान लिया मीडियम 2, ये है सेकंड मीडियम। अब अपने को फॉर्मूला किसी भी टाइप से आ सकता है। मान लीजिए अपने को फॉर्मूला बोल दिया है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, when the light passes from the glass, और उसने ऐसा दे दिया है यहाँ पे, ऐसा गिवन फर्स्ट मीडियम, ऐसा लिख दिया है मीडियम 1 जो है वो है ग्लास, और मीडियम 2 लिख दिया है उसमें एयर, ठीक है। तो अपन देखेंगे मीडियम 1 और मीडियम 2 का क्या केस है। मान लीजिए अब ये बोल रहा है क्या, मीडियम 1 ग्लास, मीडियम 1 ग्लास बोला ना, तो मतलब कि ये लाइट है वो आ रही है ग्लास के अंदर से, ठीक है। हमें यहाँ का, इन दोनों का, या नहीं अपन देख लेते हैं, ऊपर देख लेते हैं, ठीक है, नीचे से देख लेते हैं। चलिए, तो एक केस क्या हो गया, जब एयर में से लाइट गई ग्लास के अंदर यहाँ पे, तो अगर अपने को बोला होता कि भाई ये मीडियम 1 है, क्वेश्चन में अभी क्या बोल दिया हमने, मीडियम 1 ग्लास को बोल दिया है, हम तो मीडियम 1 एयर को मान रहे थे, ठीक है। ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, लाइट कैसी जा रही है, ऐसी जा रही है, ठीक है, लाइट कैसी जा रही है, ऐसी जा रही है और ऐसी जा रही है। एयर जो है वो क्या है, मीडियम 1, ठीक है, और ये है मीडियम 2, लेकिन उसने बोला ये ग्लास है मीडियम 1, ग्लास मीडियम 1 है और लाइट ऐसी जा रही है, तो अपन क्या करेंगे, अभी इसको अपन नेग्लेक्ट कर देंगे कि भाई ये कोई चीज नहीं है, और अपना मीडियम 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये अपना मीडियम 1 हो गया क्या, ग्लास, और मीडियम 2 अपने लिए हो जाएगी एयर, क्योंकि हम ग्लास में से एयर के लिए पूछ रहे हैं। क्या बोला हमने, मीडियम 1, जब 1 जिस मीडियम को नाम दे दिया ना हमने, इसका मतलब ये है
कि आपकी उस मीडियम में से लाइट आ रही है और किस तरफ जा रही है, दूसरे मीडियम की तरफ। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया, लेकिन सर इसका अपन फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे, मैं बताता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा अपना, अपने को क्या करना है यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ अपन लिख लेंगे इसके फॉर्मूले को अच्छे से, इतनी जगह बहुत है। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, मान लीजिए हमें बोला है कि ग्लास में से एयर में जा रही है N12। ठीक है, एक बार डिफाइन कर दिया क्वेश्चन में कि भैया मीडियम 1 ये है और मीडियम 2 क्या है, मीडियम 2 है एयर। ठीक है, इसको अभी नेगलेक्ट मान लो। एक बार अपन ने कर दिया डिफाइन कि भैया हमारा मीडियम 1 है ग्लास और मीडियम 2 है एयर, तो अपन ने करना फॉर्मूला ऐसा लिखना है। उसने बोला कि भाई ग्लास से जा रही एयर में, तो ये लिख लिया अपन ने N2 N, एक सेकेंड, 1 2। 1 2 का क्या मतलब हो गया, 1 से जा रही है 2 में, सेकेंड मीडियम में, 1 फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही है एयर, तो इसको अपन क्या बोल देंगे N12 इक्वल्स टू। अब क्या होता है यहाँ पे अपन देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, 2 क्यों, जो बाद में लिखा था उसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, ये अपना जो हो गया फॉर्मूला, किस चीज के लिए होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के लिए। कि अगर लिखा है N12 फाइंड करना है अपने को, ठीक है, तो क्या फाइंड करेंगे हम, क्या करेंगे कि भैया सेकंड इंडेक्स, सेकंड जो स्पीड ऑफ लाइट है जो मीडियम 2 के अंदर, उसको अपने को ऊपर रखना है, और जो फर्स्ट मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है उसे हमें नीचे रखना है। क्या, तो इसके लिए एक और डेफिनेशन बोल देता हूं मैं, लिखने की अभी जगह बची नहीं है, कि क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। ठीक है, ये रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन में एक बार डिफाइन कर दिया है इनने कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मीडियम 1 जो है वो ग्लास है और मीडियम 2 जो है एयर है, और अब फॉर्मूला आपने से पूछ लिया कि भैया N21 फाइंड करो। आपने बोला 2-1 कैसे फाइंड करें, 2-1 का मतलब सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि भाई पहले ने बोला 1 से 2 मतलब कि ग्लास से एयर में जा रही है, दूसरी बार ने बोला 2 से 1, यानी क्या हो रहा है, ये वाले की बात कर रहे हैं कि भाई एयर से ग्लास में जब जा रही है तो उसको क्या करेंगे अपन, यहाँ पे आ जाएगा ये जो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इसकी जगह आ जाएगा अपना स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। बस ये स्लाइड चेंज करना है आपको फॉर्मूले के अंदर, और यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, आज का लास्ट टॉपिक, और इसके बाद हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जो कि जहां तक है कल आ जाएगी। अगली वीडियो में हम लेंसेज के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप वीडियो पसंद आई हो, और अगर कोई भी चीज नहीं समझ आई हो, तो फर्स्ट वीडियो देखिए, आपने सेकंड वीडियो डायरेक्ट देखा होगा। फर्स्ट वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको वहां पर रिफ्लेक्शन पूरा समझ आएगा, इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर समझ आएगा। ठीक है, और अपन स्पेरिकल लेंसेज के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर पसंद आया हो तो, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से अच्छा कंटेंट अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए ले पाए। थैंक यू।